इस वीडियो में हम वांडाविजन एपिसोड 6 से रिलेटेड मेरे फेवरेट फैन थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। एपिसोड 6 के क्रोनोलॉजिकल रिकैप के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को चेक करें। ओपनिंग थीम के दौरान एक चीज सटली कंफर्म हो गई कि एग्नेस और पिएट्रो आने वाले एपिसोड्स में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि अब ये दोनों भी ऑफिशियली सीरीज के मेन कैरेक्टर्स में शामिल हो गए हैं। एग्नेस और पिएट्रो दोनों भी किसी कैरेक्टर को प्ले नहीं कर रहे, इसीलिए वांडाविजन और मैक्सिमम बच्चों की तरह इनके नाम भी डायरेक्ट आए। Agnes as Agnes, Wanda as Wanda, Vision as Vision and finally Pietro also as himself। ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोनिका रैम्बो की तरह शो के बाकी कैरेक्टर्स भी अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मोनिका पिछले एपिसोड्स में थीम का हिस्सा होती तो वहां लिख कर आता मोनिका रैम्बो एज जेरल्डीन। तो एग्नेस और पिएट्रो अपने ओरिजिनल कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, मतलब स्टोरी का मेन हिस्सा बन गए। इस एपिसोड की दूसरी इंपॉर्टेंट बात है इन सबके हैलोवीन कॉस्ट्यूम्स। वांडा, विजन, बिली और पिएट्रो सब ने अपना ओरिजिनल कॉमिक बुक कॉस्ट्यूम पहना था, बस टॉमी ने ही किसी वजह से क्विक सिल्वर वाला कॉस्ट्यूम पहना था। अगर शो के बाकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ने अपना आइकॉनिक कॉमिक बुक कॉस्ट्यूम पहना है तो इस हिसाब से एग्नेस का ये विच वाला कॉस्ट्यूम इसे एगाथा हार्कनेस बना देगा। ऑनेस्टली पिछले एपिसोड में इवन पीटर्स वाले पिएट्रो को देखकर मैं काफी एक्साइटेड था, बट भाई देख के लग रहा है कि ये इस शो का विलन निकलेगा। क्लियरली पिएट्रो यहाँ पर वांडावर्स में केओस मचाने आया है। ये बिल्कुल नहीं चाहता कि वांडा कभी अपने ग्रीफ से बाहर निकले। फास्ट स्पीड तक तो बात ठीक थी, बट भाई साहब तो अपने डायलॉग्स भी क्विक सिल्वर की स्पीड से बोलते हैं। शायद इसी चक्कर में कुछ व्यूअर्स इसके डबल मीनिंग डायलॉग्स को अनदेखा कर दें। डबल मीनिंग डायलॉग्स मतलब वो वाले डबल मीनिंग नहीं, आई मीन सब टेक्स्ट। पिएट्रो वांडावर्स में पूरी तरह से सेल्फ अवेयर है और इसने बार बार अपना कैरेक्टर ब्रेक करके वांडा पर ट्रुथ बॉम्ब्स डाले थे, तो ऑब्वियसली पिएट्रो वांडा के कंट्रोल में नहीं है। इसका एक और सबूत हमें इस वाले सीन में मिल जाएगा। जब बिली कैमरे में देखकर बात कर रहा था तब बैकग्राउंड कैरेक्टर का रोल प्ले करने की बजाय पिएट्रो ने भी फोर्थ वॉल ब्रेक करके इसकी बातों पर ध्यान दिया था। अब तो ये बोलने में भी शर्म आ रही है, बट शायद ये पिएट्रो के मेफिस्टो होने का हिंट हो। कॉमिक्स में वांडा के बच्चे मेफिस्टो की आत्मा का हिस्सा थे। थैंक्स टू पिएट्रो की फास्ट डायलॉग स्पीड, बहुत सारे फैंस ने पहली बार में ये लाइन मिस कर दी होगी। अनलीश हेल डीमन स्पॉन्स। हेल और डीमंस दोनों ही सीधा सीधा मेफिस्टो का रेफरेंस है। तो क्या यहाँ पिएट्रो ने एक्सीडेंटली ये कंफर्म कर दिया कि टॉमी और बिली उसके डीमन स्पॉन्स हैं? क्योंकि इस सीन को कैनेडियन लाइट की स्पीड से देखने पर आप नोटिस करोगे कि डायलॉग बोलते ही पिएट्रो थोड़ा हिचकिचा गया था कि शिट, वांडा के सामने ये क्या बोल दिया मैंने। साथ ही साथ पिएट्रो की मेमोरीज भी एक बड़ा रेड फ्लैग है। अगर पिएट्रो एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में मर गया था तो उसे विजन की मौत के बारे में कैसे पता? वांडा को पहले से ही अपने भाई पर शक था, बट अब तो हम सबको होने लग गया। इसीलिए शायद इस सीन में ज़ॉम्बी का लुक लेकर मेफिस्टो वांडा को दिखाना चाह रहा हो कि ये वही पिएट्रो है जो अल्ट्रॉन के हाथों मरा था। या फिर जैसे कि मुझे किसी ने कमेंट सेक्शन में बताया था, शायद ये वांडा के लिए किसी टाइप की पनिशमेंट है। जब भी वांडा अपने कैरेक्टर को ब्रेक करके असली दुनिया के बारे में सोचती है, उसे कोई सच्चाई दिखाकर सपनों की दुनिया में अटकाए रखता है। बाहर की दुनिया में विजन और उसका भाई मर चुके हैं, अगर यहाँ रहेगी तो दोनों इसके साथ होंगे। पिएट्रो ने ऑलरेडी कन्फेस किया था कि वैसे भी वो यहाँ पर वांडा को उसका ग्रीफ याद दिलाने आया था, ताकि वांडा बाहर की दुनिया को भूलकर अपने इस शैंग्रीला में रहे। शैंग्रीला सपनों की दुनिया, और इस एपिसोड में 2 बार नाइटमेयर का जिक्र। शायद ये डॉक्टर स्ट्रेंज के आइकॉनिक विलन नाइटमेयर का ईस्टर एग हो। नाइटमेयर ड्रीम डायमेंशन पर राज करता है और उसे उसके पावर्स लोगों के सपनों से मिलते हैं, बट देख के लग नहीं रहा कि यहाँ रहने वाले लोग सो रहे हैं। आई मीन टेक्निकली उनकी ओरिजिनल कॉन्शियस सो रही है। आई डोंट नो, ये बंदा ना ही एमसीयू का क्विक सिल्वर है और ना ही एक्स-मैन यूनिवर्स का, ये कोई और है। बट अगर मेफिस्टो को पिएट्रो का रूप लेना था तो इसने इवान पीटर्स का फेस क्यों चूज किया? क्या मल्टीवर्स से कंफ्यूज होकर मेफिस्टो ने गलती से दूसरे क्विक सिल्वर का रूप ले लिया और बाद में वांडा के रिएक्शन देखने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ? मैं ये नहीं कह रहा कि मल्टीवर्स में इवान पीटर्स वाला पिएट्रो एग्जिस्ट नहीं करता, मैं तो बस ये बोल रहा हूँ कि शायद मेफिस्टो ने गलती से रॉन्ग पिएट्रो का रूप ले लिया। इस एपिसोड में ज़ॉम्बीज से रिलेटेड भी काफी रेफरेंस थे। पता है कि हॉलीवुड का टाइम चला है, बट फिर भी बैकग्राउंड में नाइट ऑफ द लिविंग डेड का चलना, हर्ब, डेड पिएट्रो और ये वाला सीन। These people near the edge of town, they're barely moving. Are they alive? Oh, the children. इतने दिन वांडा ने बच्चों को कहाँ छुपाए रखा था? क्या ये लोग वाकई में सो रहे थे या फिर? प्लीज अब डेड चिल्ड्रंस दिखाकर एमसीयू को डार्क डायमेंशन में मत ढकेल देना। इस एपिसोड में टॉमी और बिली को भी उनकी कॉमिक बुक स्टोरी लाइन से मैच करने वाले पावर्स मिल गए। टॉमी को स्पीड और बिली या विकन को वांडा जैसे टेलीपैथिक पावर्स। बस हैक से निकलने के बाद ये दोनों डिसइंटीग्रेट नहीं होना चाहिए, नहीं होंगे। ये तो एमसीयू का फ्यूचर है, द यंग एवेंजर्स। चलिए अब बात करते हैं टाइलर हेवर्ड के उस स्नैपी रिएक्शन के बारे में। ये भाई साहब अभी तक ब्लिप वाले ट्रॉमा से नहीं निकले और देख के लग रहा है कि इसे सुपर पावर विलन्स के साथ साथ सुपर हीरोज से भी प्रॉब्लम है। आई मीन क्या भड़क गया था ये, इतना कि लाइन क्रॉस करके इसने मोनिका को मरिया की याद दिलाकर उस पर पर्सनल अटैक कर दिया। जैसे कि डार्सी ने बताया, टाइलर सीक्रेटली विजन पर कोई एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है।
प्रोजेक्ट के कोड नेम से ये साफ साफ जाहिर होता है कि ये सारे प्रोजेक्ट्स विजन से रिलेटेड हैं। ये कोई बड़ी चीज छुपा रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली इस हादसे के बाद तो लग रहा है कि हमें वो बड़ी चीज जानने फिनाले तक वेट करना पड़ेगा। विजन भी अब धीरे धीरे सेल्फ अवेयर होने लग गया। पिछले एपिसोड में इसने कैरेक्टर ब्रेक करके एग्नेस को बच्चों को हाथ लगाने से रोका और अब हैलोवीन वाले सीन में अपनी खुद की स्टोरी लाइन चेंज करके बाहर भटकने चला गया। याद है ना, जब विजन ने वांडा को बताया कि वो फैमिली के साथ हैलोवीन सेलिब्रेट नहीं करेगा, तब उसका रिएक्शन कैसा था कि वेट, ये तो तुम्हारी स्टोरी का हिस्सा नहीं। कहानी में ट्विस्ट। वेस्टव्यू में चक्कर लगाते हुए विजन को कुछ ग्लिचिंग लोग मिले जो अंदर ही अंदर रो रहे थे, कोई तो प्लीज हमें इस हेल से बाहर निकालो। शायद पिएट्रो के आने के बाद वांडा का ध्यान भटक गया और वो सारे लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकती। वांडा के हेक्स मैजिक को लगता है रैम अपग्रेड की जरूरत है। ओके, यो मैजिक वाली एड क्या था भाई, वो लोग तो बस उस एड को लेकर एक शो बना देंगे, इतना डीप में जा रहे हैं सब। ये मच्छी वो वाली मच्छी है, ये क्रैब मेफिस्टो है, नहीं, शार्क मेफिस्टो है, ये बच्चा विजन है, नहीं ये बच्चा वांडा है। अरे भाई रुको जरा, मुझे तो बस दो ही थ्योरीज लॉजिकल लगे। पहली कि ये बच्चा विजन है और वांडा चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उसका यो मैजिक विजन को बचा नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही विजन को सारी सच्चाई पता चलेगी वो खुद सर्वाइव करने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देगा। दूसरी थ्योरी ये कि बच्चा वांडा है और वांडा चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उसका यो मैजिक उसे सिचुएशन से बचा नहीं सकता। समय आ गया है कि वो अपने ग्रीफ को आम लोगों की तरह एक्सेप्ट करे और जिंदगी में आगे बढ़ जाए। ऑब्वियसली कुछ लोगों को तो ये बच्चा भी मेफिस्टो लगा जो वांडा के यो मैजिक पर सर्वाइव कर रहा है। हद हो गई यार अब तो। कुछ लोग तो इस बात से भी कंफ्यूज थे कि अगर वांडा का हेक्स हेक्सागोनल शेप का है तो वो सिर्फ एलिस एवेन्यू के कॉर्नर को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रही थी। बच्चों को बोल दिया कि एलिस एवेन्यू पे बच जाना और एग्नेस भी यही कुछ कर रही थी। वेल काफी ऑब्वियस सी बात है क्योंकि सॉर्ड का बेस एलिस एवेन्यू के ही अपोजिट में था, इसीलिए। एग्नेस वाला सीन भी मुझे थोड़ा ऑड लगा। अगर वो वाकई में एगाथा हार्कनेस है तो विजन को क्यों लूप से निकालना चाहती है, और अगर विजन का फैक्ट्री रीसेट मैजिक इसके ऊपर भी काम कर गया, मतलब शायद ये भी बाकी लोगों की तरह ही वांडा के हेक्स मैजिक का शिकार है। विजन को इसने देखते ही पहचान लिया था कि वो एक मरा हुआ एवेंजर है, बट ये उसे इस बात के बारे में क्यों याद दिलाएगी कि एग्नेस यहाँ पर वांडा की विलन नहीं बल्कि मेंटर का रोल प्ले कर रही है, या फिर ये सब बस एक्टिंग थी। इंटरेस्टिंग। जैसे कि हम ऑलरेडी जानते थे, विजन को वेस्टव्यू के बाहर वाली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं। अब या तो वांडा ने इसका ट्रॉमा छुपाने इसकी मेमोरीज मिटा दिए, या फिर ये बंदा विजन 2.0 है। जो भी है, ये नया विजन हेक्स के बाहर जिंदा नहीं रह सकता। विजन नकली हुआ तब भी शायद उसका माइंड स्टोन असली होगा, क्योंकि बाहर आने के बाद भी उसका माइंड स्टोन इंटैक्ट था। वांडा ने खुद से या किसी की मदद से वाकई में माइंड स्टोन को रिक्रिएट किया, या फिर विजन को जिंदा रखने इसने किसी दूसरी टाइमलाइन से माइंड स्टोन चुरा लिया होगा। इस सीन को देख के लग रहा था कि शायद इस सब के पीछे हेवार्ड का भी कुछ हाथ है। विजन के वाइब्रेनियम डीके को ट्रैक करने के बावजूद भी इसने वो चीज किसी को नहीं बताई थी। मे बी हेवार्ड विजन को शुरुआत से ही ट्रैक कर रहा हो, और ये वांडा को विजन की डेड बॉडी का लोकेशन देकर उसे हेक्सफील्ड में भेजना शायद हेवार्ड के सीक्रेट बड़े प्लान का हिस्सा है। मैं इस नए विजन को विजन 2.0 बुला रहा हूँ क्योंकि इसकी आंखें देखो, अच्छे नॉर्मल ह्यूमंस वाली हैं। मुझे नहीं लगता कि ये कोई CGI एरर होगा। पूरा विजन बना दिया, उसकी आंखें क्यों छोड़ेंगे। पिछले एपिसोड में भी इसकी आंखें नॉर्मल थी। मोनिका रैम्बो और जिमी उसके एरोस्पेस इंजीनियर दोस्त को मिलने चले गए। अगले एपिसोड में उसकी आइडेंटिटी भी कंफर्म हो जाएगी। देखते हैं वो कोई म्यूटेंट है, मिस्टर फैंटास्टिक है, या फिर कोई और हाँ, मोनिका रैम्बो जानती है कि हेक्स से बाहर निकलने के बाद उसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, तभी डार्सी की बात सुनने के बाद इसने इतना ठंडा रिएक्शन दिया था। शायद वो इधर ही समझ गई थी कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ने लगी है। बिली से खबर मिलने के बाद वांडा ने खुलेआम अपने पावर्स यूज करके हेक्स फील्ड को बढ़ा दिया ताकि विजन किसी तरह फील्ड के अंदर आकर बच सके। बट वेट, अगर बिली और वांडा के पावर सेम है तो वांडा ने विजन के पेन को क्यों महसूस नहीं किया। बिली के बताने के बावजूद भी वो उसे फील नहीं कर पा रही थी। क्या इसका मतलब वांडा और विजन के बीच का कनेक्शन अब टूटने लगा है, या फिर कोई और जानबूझकर वांडा के पावर्स कंट्रोल कर रहा था। हेक्सफील्ड एक्सपांशन से हेवार्ड तो बच निकला, बट डार्सी के साथ साथ स्वॉर्ड के बाकी एजेंट्स वेस्टव्यू सर्कस का हिस्सा बन गए। जैसे इस एपिसोड में इन्होंने किक-एस मूवी का रेफरेंस दिया था, बस वैसे ही अगर नेक्स्ट एपिसोड में कैथ डेनिंग्स के 2 ब्रोक गर्ल्स वाले कैरेक्टर का रेफरेंस दे दे तो भाई मजा आ जाएगा। वो भी तो एक सिटकम ही था। अब तक तो ऐसा ही लग रहा है कि वेस्टव्यू में जो कुछ भी चला है वो सब वांडा का ही किया धरा है। वांडा ने इस एपिसोड में फिर से कन्फेस किया था कि उसे भी ये नहीं पता कि इस सब की शुरुआत कैसे हुई। जरूरी नहीं कि इस सब के पीछे कोई बिग बैड विलन ही हो, शायद वांडा के अल्टर ईगो ने ये सब शुरू किया हो। फुल फाइट क्लब स्टाइल में वांडा होगी द नरेटर और स्कारलेट विच होगी टाइलर डर्डन। मुझे नहीं लगता कि ये लोग इतने फैन फेवरेट कैरेक्टर को विलन बनाएंगे, देखते हैं। जैसे कि मैंने मेरे रिकैप वीडियो में कहा था, लग रहा है कि ये लोग वांडा के हेक्स की मदद से MCU में म्यूटेंट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे।
वांडा का हेक्स लोगों का डीएनए चेंज कर सकता है। म्यूटेशन, अल्टरनेट रियलिटी के म्यूटेंट्स अलग होंगे और इनकी रियलिटी के म्यूटेंट्स वांडा बनाएगी, बट हर कोई म्यूटेंट नहीं बनेगा। शायद कुछ गिने चुने लोगों के जीन्स ही हेक्स के कांटेक्ट में आने पर म्यूटेशन का शिकार बनेंगे। जिस हिसाब से वांडा की मनमानी चली है, लग रहा है कि इसे रोकने डॉक्टर स्ट्रेंज को ही बुलवाना पड़ेगा, अदरवाइज मोनिका को फुल स्पेक्ट्रम मोड में जाना पड़ेगा। बट आई थिंक वो लोग फोटोन या स्पेक्ट्रम कैरेक्टर को कैप्टन मार्वल 2 तक बचा के रखेंगे। जो भी है, पिछले 4 एपिसोड ने सारे एमसीयू फैंस को शर्लॉक होम्स बना के रख दिया। कुछ दिन बाद देखना कोई मार्वल फैंस वाले फेसबुक ग्रुप पर ये स्क्रीनशॉट डालकर बोलेगा, आई फाउंड द स्पाइडरमैन ईस्टर एग। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।